हाँ जी। हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हो मेरे देश के भावी फौजियों? उम्मीद आशा है सभी हमारे जवान बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को पूरे जोश के साथ मेरे प्यारे भाई धार दे रहे होंगे। कैसी है हमारी फौज? बहादुर फौज, बढ़िया, एकदम मस्त मेरे प्यारे जवान। एकदम बढ़िया चल रही है आप सभी जवानों की तैयारी मेरे प्यारे भाई। हम्म। चलिए, घर परिवार में सभी बढ़िया। और अगले महीने आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई। समय ज्यादा नहीं है। यही कहेंगे कि रात और दिन मेरे प्यारे भाई एक करो, मेहनत करो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करो मेरे प्यारे भाई। चलिए भाई, आगाज करते हैं। और आज देखिए, जो एयरफोर्स वाले हमारे प्यारे भाई हैं, उनका नोटिफिकेशन भी मेरे प्यारे भाई रिलीज हो गया है। साइड पे अभी कुछ ही टाइम बाद में आ जाएगा। हमारे पास तो आ गया है, हम देख रहे हैं थोड़ा साइड पे आ जाए, है ना मेरे प्यारे भाई। अगले महीने आप लोगों की भी भर्ती आ जाएगी। तो भर्तियों का दौर चल रहा है। आप लोग बस अपनी मेहनत को धार दो मेरे प्यारे भाई, ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है मेरे जवान? चलिए आ जाओ। और कल सुबह मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, आपकी 10:15 बजे से जितने भी हमारे जवान हैं, चाहे अग्निवीर वाले हो चाहे टीए वाले हो, 10:15 बजे से एडवांस मैथ की इसी आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन मैराथन चलेगी। तो सभी को लेना है मेरे प्यारे भाई। और आज ये आपका टेस्ट केवल मेरे प्यारे भाई जीके और साइंस का ही होने वाला है। आज मैथ का टेस्ट नहीं होगा भाई, क्योंकि एमएस गुरु मैथ की मैराथन है वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। आज उनको रेस्ट दिया है, क्योंकि कल वो मैदान में दहाड़ेंगे आपके बीच। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान ने आपको बताना है कौन से देश से शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया मेरे प्यारे भाई। हमारा जो संविधान है, उसने मेरे प्यारे भाई शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। फटाफट बताएंगे भाई। अच्छा, बेहतरीन और जबरदस्त मेरे प्यारे भाई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताएंगे भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रिटेन इज राइट आंसर होगा भाई। भारतीय संविधान ने ब्रिटेन से मेरे प्यारे भाई संसदीय प्रणाली को अपनाया। इसके अलावा जैसे हम बात करें गणतंत्रीय व्यवस्था मेरे प्यारे भाई, गणतंत्रीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस से है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मेरे प्यारे भाई मौलिक अधिकार है, वो हमने यहां से लिए, मौलिक अधिकार है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अमेरिका से ली है। और मूल जो कर्तव्य है मेरे प्यारे भाई, वो हमने रूस से लिए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। इंग्लैंड ब्रिटेन से देखो हमने इसके अलावा जैसे आपका एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इकहरी नागरिकता है, कानून का लचीलापन, महान्यायवादी, संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, कानून के समक्ष समानता, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की गरिमा का महत्व, ये सब हमने यहां से लिए हैं। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है मेरे जवान? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा है वो मेरे प्यारे भाई कहां होती है? बताओ मेरे प्यारे प्यारे जवानों, बताएंगे मेरे सभी जवान। सर प्लीज बता दीजिए, नेवी की वैकेंसी कब तक आएगी? अभी अप्रैल तक नेवी की वैकेंसी है नहीं। ठीक है भाई, तब तक आप तैयारी करो, क्या दिक्कत है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। आज आपके छोटे भाई जो एयरफोर्स वाले हैं, उनके लिए भाई गुड न्यूज है कि उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन अभी साइड पे वो नोटिफिकेशन नहीं डला है, हमारे पास वो आ चुका है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन साइड पे आ जाए, फिर हम उसका प्रॉपर वीडियो बनाए तो बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है मावशिन राय, मेघालय के अंदर। मेघालय में हमें सबसे ज्यादा वर्षा है वो देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा को अकेले ही किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वो दिया है? बताओ भाई। और आपके जो छोटे भाई है ना उनको बता देना, एयरपोर्ट में समय बहुत कम दिया है मेरे प्यारे भाई। फोरम स्टार्ट है वो कब से है लाला? 12 जनवरी से फोरम स्टार्ट है और 12 जनवरी से 1 फरवरी तक उनके फोरम चलेंगे। एग्जाम है वो होगा मेरे प्यारे भाई 30 मार्च और 31 मार्च को, ध्यान रखना है। टाइम कम ही दिया है भाई, भर्ती आने के बाद कम ही मिलता है टाइम, यही तो बात हम आपको बोल रहे हैं। जितने भी हमारे आर्मी वाले भाई हैं, आपका नोटिफिकेशन भी जैसे फरवरी में डला तो आपको भी इतने टाइम मिलेगा जितना इनको मिला है, 2 महीने 2.5 महीने, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा भाई। इसलिए मेहनत करो, सिलेबस लंबा चौड़ा होता है, 2-2.5 महीने में कुछ नहीं होता भाई, इसलिए मेहनत करो। पंडित शिव कुमार शर्मा को अकेले ही किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक है मेरे प्यारे भाई। पंडित शिव कुमार शर्मा, ध्यान रखना, संतूर वादक है मेरे प्यारे भाई, संतूर वादक। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अमजद अली खान की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, अमजद अली खान, अमजद अली खान ये मेरे प्यारे भाई सरोद वादक है। पंडित रविशंकर की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, पंडित रविशंकर ये सितार वादक है। उस्ताद जाकिर हुसैन की हम बात करें भाई, उस्ताद जाकिर हुसैन ये आपके तबला वादक है मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे जवान। चलिए, इसके अलावा देखो संतूर की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का दिखता है मेरे प्यारे भाई। यह तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसमें तार होते हैं। कितने तार होते हैं? इसे शततंत्री वीणा कहा जाता है, 100 तार वाली वीणा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का यह पारंपरिक वाद्य यंत्र भी है मेरे प्यारे भाई। पंडित देखो शिव कुमार शर्मा संतूर से है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। आगे चलिए, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना है? आर्मी एग्जाम 2023 में सेम यही प्रश्न था, लेकिन उसमें बौद्ध समुदाय का प्रतिशत है वो पूछा गया था। मैंने आपसे ईसाई समुदाय का प्रतिशत पूछा है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए मेरे प्यारे भाई। सर एयरपोर्ट्स में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उस पर मैंने वीडियो भी कल परसों ही तो बना के अपलोड किया, आप देख लो आराम से। बस एयरपोर्ट्स में इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो आप फोड़ ही दोगे। हाँ जी, 2.3% हमारे कुछ ऐसे जवान हैं भाई जो ठीक बता रहे हैं, 2.3%। देखो ईसाई का पूछा है मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। ईसाई कहां पर है? ये रहा, और ये देखो 2.3% है 2011 के अंदर। और आर्मी एग्जाम 2023 में ये बौद्ध धर्म का प्रतिशत पूछा था भाई। इतने इतने अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, 0.7। सबसे बड़ा जो समुदाय है वो हिंदू है, इनका है 79.8। उसके बाद मुस्लिम 14.2, सिख 1.7, जैन 0.4। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अन्य धर्म है 0.7, कुछ ऐसे हैं जो धर्म बताते नहीं 0.2 मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। अगर यहां पर आपको पूछे कि बताओ भाई ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखने को मिली है पिछले 10 सालों में, तो देखो कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म है, जहां सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि है वो दर्ज हुई है, याद रखना है। ये डाटा पूछा जाता है, इसी लैंग्वेज का प्रश्न है वो एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सितंबर 1916 में निम्नलिखित में से किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत है वो मेरे प्यारे भाई की थी? बताएंगे भाई, होम रूल लीग की शुरुआत है वो किसने की मेरे जवान? बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताएंगे भाई। सर 2026 आर्मी अग्निवीर में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? आप लोग दुआ करो कि नेगेटिव मार्किंग हो, अगर नहीं होगी तो वही मेरिट 7वें आसमान पे जाएगी भाई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सितंबर 1916 में किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की? तो वो है आपके मेरे प्यारे भाई एनी बिसेंट।
एनी बिसेंट, ऑप्शन सी आपका यहां परफेक्ट होगा। सुचित्रा कृपलानी कौन है भाई? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, अगर आपको पूछे, उत्तर प्रदेश की बनी थी सबसे पहले। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री मेरे प्यारे भाई सुचित्रा कृपलानी। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, इन्होंने 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया था टोक्यो जापान में। याद रखना है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को तो आप जानते ही है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे भाई। नेक्स्ट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह है हमारा असली नव वर्ष। आपने तो 1 जनवरी को मना लिया मेरे प्यारे भाई, हाँ? चलिए बताओ मेरे जवानों फटाफट। सर मुझे अग्निवीर का बैच लेना है तो आर्मी स्टडी ऐप से लो। अमन यादव भाई, कल संडे है, छुट्टी रहेगी, आराम से पीछे की रिकॉर्डेड क्लासेस देखना, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना उनका। तो मेरे प्यारे भाई वो है आपका गुड़ी पैड़वा, ऑप्शन डी राइट होगा। गुड़ी पैड़वा ये मराठी नववर्ष है मेरे प्यारे भाई, मराठी नववर्ष है जो महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र महीने के पहले दिन। अब देखो भारत के कुछ राज्यों के नववर्ष त्योहार है, वो मैं आपको याद दिलाता हूं मेरे प्यारे भाई। महाराष्ट्र में हो गया गुड़ी पैड़वा, पंजाब में है लाला बैसाखी, ध्यान रखना। खालसा पंथ का गठन किया था मेरे प्यारे भाई 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसके उपलक्ष्य में बैसाखी है वो हम मनाते हैं, नए वर्ष का प्रतीक है। सिक्किम में है लोसूंग, असम में है बोहाग बिहू, बिहार में है जुड़ शीतल, कश्मीर में है नवरेह, केरल में मलयालम नववर्ष विशु, ये आर्मी एग्जाम में आया हुआ है। मणिपुर में है चेईरा ओवा, ओडिशा में है पाना संक्रांति, पश्चिम बंगाल में है पोइला बैसाख, तमिलनाडु में है पुथांडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना इनका नया वर्ष है लाला उगादी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु समुदाय के मनाते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ समुदाय के लोग मनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये हमारे भारतीय राज्यों के नववर्ष है, ध्यान रखना है। सर एयरफोर्स का नोटिफिकेशन कब आएगा? अरे आ गया एयरफोर्स का नोटिफिकेशन भाई, आपके गुरुजी के पास तो आ गया, अभी साइड पे नहीं आया है। ये देखो, ये देखो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, वो आपका इनटेक 01/2027 का पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे पास, जिसमें मेरे प्यारे भाई मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 12 जनवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, 1 फरवरी तक चलेंगे। एग्जाम 30 मार्च और 31 मार्च 2 डेट है वो इन्होंने दे रखी है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का ये नोटिफिकेशन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, साइड पे हो सकता है आज या कल तक डल जाए मेरे प्यारे भाई। ओके, तो आप लोग मस्त रहो। एयरपोर्ट्स के लिए देखिए मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच जिसका जन्म हुआ है वो बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। चलो बाकी बातें हैं, वो फुल नोटिफिकेशन आपके साइड पे एक बार आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर आप कहोगे आपके पास कहां से आ गया मेरे प्यारे भाई, 1000 सवाल पैदा करेंगे। आ जाओ भाई। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की न्यूनतम आयु बताना है। न्यूनतम आयु बताओ मेरे प्यारे भाई क्या है? न्यूनतम आयु है वो क्या है मेरे प्यारे भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की, बताओ मेरे प्यारे भाई। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ 7 वर्ष इज राइट आंसर होगा भाई, 7 वर्ष है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। कम से कम कितने व्यक्ति के, और ये आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है, नर्सिंग और जीडी दोनों में, 7 वर्ष के व्यक्ति को साक्षर माना जाता है, याद रखना है। सर अग्निवीर का अगला बैच कब आएगा? अरुण कुमार, अगला बैच जब भर्ती आएगी तभी आएगा, हमारा मिशन फौजी बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है, जैसे ही आपकी भर्ती आएगी तब तक हम कंप्लीट कर लेंगे, और आते ही जो नया बैच आएगा वो आपको फ्री मिलेगा, तो बाद में लेने से अच्छा है अभी ले लो।
बाद में तो लेना ही नहीं पड़ेगा। चलिए देखो, साक्षरता की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसे पुरुष व स्त्री जिनकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो पढ़ लिख सके वह उन्हें कुछ अंक गणितीय ज्ञान हो, उसे साक्षर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई 2 साल का बच्चा है आप कहोगे ये साक्षर है। अरे 2 साल का बच्चा मम्मी पापा अंकल काका काकी ये करता है मेरे प्यारे भाई, हाँ वो साक्षर थोड़ी है, नहीं है। और 1971 तक देखो ये आधार वर्ष 5 वर्ष था, लेकिन 1971 के बाद अभी वर्तमान में ये 7 वर्ष हो गया है, ध्यान रखना है। चलिए, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से 2 देश बने मेरे प्यारे भाई। सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान हैं वो इसका आंसर बताएंगे भाई। अच्छा प्रश्न है, फटाफट और सेशन को दबा के लाइक और शेयर करो। हम 2000 हमारे मां भारती के वीर क्रांतिकारी जवान अभी लाइव है, लेकिन उतने अभी लाइक नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। आप कहोगे सर भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो 2 देश बने वो है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान मेरे प्यारे भाई, है ना, भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे भाई। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है मेरे जवान। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई है वो इसका आंसर बताएंगे। बताओ मेरे प्यारे भाई। सर्वोच्च न्यायालय का अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, 53वें। बताओ मेरे जवान, देखते हैं आप लोग ठीक बता पाते हैं क्या। सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे जवान। 34 इज राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से 147 तक है। हमारा आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। उद्घाटन इसका 28 जनवरी को हुआ था, ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और वर्तमान में हो गए आपके 34। हाँ 53वें आपके सूर्यकांत है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है मेरे प्यारे भाई। इनमें से लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा कौन सी है मेरे प्यारे जवान। बताओ बताओ मेरे प्यारे भाई, बताओ भाई। बताओ बताओ भाई बताओ। दिल दीवाना कहता है कि प्यार का। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ मेरे प्यारे भाई। माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन बी आपका राइट होगा मेरे जवान। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, एग्जाम वॉरियर्स हर घर मोदी, ये मोदी जी की आत्मकथा है। एग्जाम वॉरियर्स मेरे प्यारे भाई, ये मोदी जी की है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दूध सागर झरना कौन से राज्य में है मेरे लाला। दूध सागर झरना, और ये एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी है मेरे प्यारे भाई। सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे भाई। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया भाई, गोवा में है, गोवा में, बहुत बढ़िया लाला, गोवा में। अरे ये गोवा वही है जिसने पुर्तगालियों ने लेके डूबा था भाई। 450 सालों तक ससुरों ने शासन करके रखा इस गोवा पर। 1510 में कब्जा किया था, 1961 में गोवा आजाद हुआ मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में, कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है, ये लिखा मेरे प्यारे भाई। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में, कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है, ये लिखा है। तो ये है भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कथन है, जिसने भारत में सती प्रथा का अंत भी किया मेरे प्यारे भाई। उसी ने ये सब बातें कही, ध्यान रखना है। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है
आप सभी जवानों को याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब हुआ भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब हुआ मेरे प्यारे जवान? बताओ भाई। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? बताओ मेरे प्यारे भाई। बताओ 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 भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे प्यारे जवान। ला 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 ला। फरवरी 1999 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। क्या ऑप्शन ए बताया आपने? ऑप्शन ए फरवरी 1999। ससुरे सारे गलत बता रहे। अरे लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर फरवरी 1999 में हुआ था भाई, याद रखना। इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के थे नवाज शरीफ मेरे प्यारे भाई। इनके मध्य मेरे प्यारे भाई ये एक शांति समझौता था, ध्यान रखना, तनाव को कम करने के लिए, ताकि परमाणु हमले ना हो मेरे प्यारे भाई। एक शांति समझौता था। चलिए, याद रखना है। फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो अभी वर्तमान में भी है? बताओ भाई। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है लाला? यहां के सीएम है सुखविंदर सिंह सुखू। सुखविंदर सिंह सुखू मेरे प्यारे भाई। सुखविंदर सिंह सुखू, याद रखना है मेरे प्यारे लल्ला। बताओ बताओ बताओ। सर एयरफोर्स का वैकेंसी आ गया, चलिए अच्छी बात है। नोटिफिकेशन आ गया क्या साइड पे? मेरे पास तो कब का ही आ रखा है। हम साइड पे अगर आ गया तो अच्छी बात है। चलो अभी देखेंगे भाई, साइड पे आया नहीं। अभी मैं क्लास स्टार्ट की उस समय तो नहीं आया था मेरे प्यारे भाई। कौन है जी? शिव प्रताप शुक्ला जी है आपके। ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है मेरे प्यारे भाई? बताओ भाई, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताओ मेरे जवानों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है लाला? भाग 4 में है। कौन से अनुच्छेद में है मेरे प्यारे भाई? अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख है मेरे प्यारे भाई। हमने इनको कहां से लिया? आयरलैंड से लिया मेरे प्यारे भाई, आयरलैंड से, याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं और ये गांधीवादी विचारधारा से मेरे प्यारे भाई प्रभावित है। ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट होगा मेरे प्यारे भाई। याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए जी, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और अन्य जानकारी भी है, ध्यान रखना है। चलिए आप बताओ 15 में से कितने फोड़ दिया आपने? आप सभी को एक बार फिर याद दिलाता हूं, कल सुबह 10:15 बजे आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैथ की, एडवांस मैथ की स्पेशली, क्योंकि अर्थमेटिक की मैराथन हो गई है, एडवांस मैथ की बेहतरीन मैराथन होगी। और आज आपका मैथ का टेस्ट नहीं होगा, ओनली साइंस का ही होगा, क्योंकि एमएस गुरु मैथ के बेहतरीन प्रश्न आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो कल आपको इस मैदान के अंदर देखेंगे 10:15 बजे आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग तैयार रहना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, डीएस गुरु तैयार है, आपका साइंस का टेस्ट वो लेंगे आज, केवल जीके और साइंस ही आपका होने वाला है। ओके मेरे जवान, कैसा लगा टेस्ट? आनंद आया होगा। मेहनत करो, भर्तियां ही भर्तियां है। देखो एसएससी ने अपना कैलेंडर निकाल दिया, एयरफोर्स की नई भर्ती आ गई, आर्मी की भर्ती अगले महीने आ जाएगी, और फिर अप्रैल के बाद में, अप्रैल के समथिंग या बाद में आपकी नेवी की भर्ती आ जाएगी। 2026 गोल्डन चांस है, जागो मेरे जवानों जागो, और अपना सिलेक्शन है वो कंफर्म करो इस 2026 के नए साल में मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं मेरे प्यारे भाई आप सभी से। अभी के लिए इजाजत दीजिए हमें, और आप लोग अच्छे से मेहनत करो, कल संडे है, पढ़ाई भी करना अच्छे से, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद।
जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के हमारे इस शानदार और साइंस के सवालों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार सेशन को दबा के लाइक करें और दबा के शेयर करें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए, तैयार है सभी? तो एक बार सेशन को फटाक दे से लाइक शेयर कीजिए और पहुंचा दो उन तक जो तैयारी फौज की करते हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है अपना, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। देखिए, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, यह आपको बताना है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है? देखो, थैलेमस जो है ना, इसमें दर्द के केंद्र है, ठंड के केंद्र है, गर्म के केंद्र है। हमें इन सब चीजों का आभास ब्रेन के थैलेमस भाग से होता है। प्रमस्तिष्क, इसको बुद्धि व ज्ञान का केंद्र बोलते हैं। बुद्धि व ज्ञान का केंद्र बोलते हैं जी। ठीक है। इसमें मेमोरी, स्मृति के केंद्र पाए जाते, यादाश्त के। जबकि ताप नियंत्रण, टेम्परेचर कंट्रोल के इसमें होते हैं बिंदु। तो यहां पर हाइपोथैलेमस अपना सही जवाब हो जाएगा। बी वाला जिनका ऑप्शन आया ना, एक बार ठोको लाइक, देखे दबा के, शाबाश। प्रमस्तिष्क, इंग्लिश में सेरेब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडा एस का अणु सूत्र बताइए। AlPO4, Na2CO3, CaSO4। सोडा एस का सूत्र बताना है जी। दोस्तों, सोडा एस का सूत्र है ना कहीं दावन सोडे से मिलता जुलता है। एक आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, Na2CO3, 10 अणु अगर जल के हो तो उसको धावन सोडा बोलते हैं, या इसको हम वाशिंग सोडा बोलते हैं। इसको हम वाशिंग सोडा बोल सकते हैं। दावन सोडा या वाशिंग सोडा बोलेंगे हम। और इसका सही उत्तर होगा सोडा एस। इसमें देखो 10 अणु जल के होते ना, तो फिर ये सोडा एस का सूत्र नहीं होता। सोडा एस होता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है। ये ध्यान रखना है। ओके। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण के मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, मतलब आपको इनमें से बताना है जो वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब जहां वायु प्रदूषण होगा ना, वहां पर वो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन है शैवाल, फंजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया। बताओ देखें। ये है ना, आपके टीसीएस इस टाइप के छोटे सवाल, मंदरे सवाल जो होते हैं ना, उनको ज्यादा बाहर निकालता है। तो वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वो दोस्तों जीव कोई और नहीं, लाइकेन होता है। ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। ये वायु प्रदूषण के क्या होते हैं? संकेतक होते हैं। मॉनिटर का मतलब होता है जो मॉनिटर करता है, बताता है कि वायु प्रदूषण है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वेरी गुड, शाबाश। देखिए अगला सवाल,
वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार, अल्टीमीटर, सोनार या वेंचुरी मीटर? वह कौन सा उपकरण है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए, देखो उत्तर तो अपना यहीं पे आ गया है, लेकिन क्लियर करने के लिए कि उसमें ध्वनि तरंगे और यूज करी जाती है, तब अपना सही जवाब अब आएगा आपके सोनार। क्या आएगा? सोनार। भाई सोनार को हम ऐसे लिखते हैं, पूरा नाम आप जानते होंगे इसका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं इसको। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। ध्यान रखना, जो काम पानी में सोनार करता है वही काम हवा में रडार करता है। मतलब नौसेना वाले जो हमारे नेवी के सोल्जर हैं वो सोनार का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे एयरफोर्स वायुसेना वाले रडार का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, मम्प्स क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न एक रोग, विषाणु मतलब वायरस द्वारा उत्पन्न एक रोग, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न एक रोग, जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग। मम्प्स क्या है बताइए? मम्प्स है तो बीमारी दोस्तों, ये तो ऑप्शन से ही पता चल गया है तो रोग, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसको गलसुआ भी कहते हैं या इसको कनफेड भी कहते हैं। गलसुआ या कनफेड रोग भी कहते हैं। गल का मतलब गला, गला सूज जाता है। कन का मतलब कान, फेड़ का मतलब चपेट में आना, कान चपेट में आता है। कान के नीचे एक ग्रंथि होती है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड, वो प्रभावित होती है इसमें। तो दोस्तों ये मम्स है ना, मम्स वायरस विषाणु के द्वारा होने वाली एक बीमारी है, ध्यान रखना। तो बी वाला सही होगा इसका। नेक्स्ट है, विटामिन और बीमारी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युगल सही नहीं है? मतलब इधर विटामिन और इधर बीमारियां दे रखी है, आपको बताना कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं खा रहा। इस तरीके के सवाल 2026 में आपको देखने को मिलेंगे भाई। एक तो कथन वाले और एक ये मिलान वाले, सही गलत वाले। तो बताओ विटामिन और बीमारी से संबंधित कौन सा जोड़ा यहां पर सही मैच नहीं खा रहा है? तो देखो विटामिन बी के आगे बेरी बेरी, ये तो सही है। ए के आगे रतौंदी, ये भी सही है। सी के आगे स्कर्वी, ये भी सही है। तो इसका मतलब अब उत्तर आ गया, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। विटामिन ई से मानसिक विकृति नहीं होती है, जबकि नपुंसकता, बांझपन, जनन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो ई वाला ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, जर्मेनियम क्या है? धातु है, उपधातु है, तत्व है या अधातु है? ये तत्वों की जानकारी से भी दोस्तों इस तरीके का सवाल बनता है, इसलिए मैंने कहा ना इस मंथ में जितना लपेटना लपेटो सवालों को। जर्मेनियम क्या है ये आपको बताना है, फटाफट दीजिए, जर्मेनियम क्या है? शाबाश दोस्तों। देखो जर्मेनियम है ना, वो एक मेटेलोइड है, उपधातु है। उपधातु क्या होती है? जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ध्यान रखना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जोड़ा आपको बना के दिया हुआ है, देखो ये रहा। लैक्टिक अम्ल के सामने नींबू, साइट्रिक अम्ल के सामने दूध, सैलिसिलिक अम्ल के सामने तेल और टार्ट्रिक अम्ल के सामने अंगूर। कौन सा जोड़ा सही है ये आपको चूज करके बताना है इसमें। बताओ भाई इनमें जोड़ा कौन सा है जो एकदम सही मैच खा रहा है, सही मैचिंग का जोड़ा कौन सा है? तो देखो लैक्टिक अम्ल नींबू ये तो नहीं है,
क्योंकि लैक्टिक अम्ल तो दही में है। साइट्रिक अम्ल दूध में, ये भी नहीं है, क्योंकि साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ खास तौर पर नींबू और संतरे में मिलता है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर, ये वाला मैच कर रहा है। सैलिसिलिक अम्ल ये तेल में नहीं है, तो टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों एकदम सही माना जाएगा। अंगूर और इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, तो डी वाला ऑप्शन एकदम अपना सही ऑप्शन माना जाएगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है रेडोन क्या है? धातु है, अक्रिय गैस है, एक प्रकार का खनिज है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? बताओ, देखिए रेडोन क्या है। अब देखो दो सवाल आ गए आज, जर्मेनियम क्या है और एक आ गया रेडोन क्या है। अब आपने अगर टॉपिक पढ़े हैं ना मेटल नॉन मेटल वाले, तो आप बता सकते हो कि सर रेडोन सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है, हेवी गैस है। साथ में दोस्तों रेडोन एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसें सभी नॉन मेटल में आती है। लेकिन यहां पर नॉन मेटल ऑप्शन नहीं होगा, तो अक्रिय गैस तो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो बी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा जी। रेडोन एक अक्रिय गैस है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखो, निम्नलिखित में से किसको शीतल जल में रखा जाता है? शीतल जल मतलब ठंडा पानी। इनमें से कौन है जिसको ठंडे पानी में रखा जाता है? फास्फोरस, आयोडीन, सल्फर या मैग्नीशियम? अब ये भी देखो मेटल नॉन मेटल वाले टॉपिक का ही कमाल है। अगर आपने मेटल नॉन मेटल का टॉपिक पढ़ा है तो आप बिंदास बताओगे कि ठंडे पानी में किसको रखा जाता है। तो बताओ ठंडे पानी में हम किसको रखते हैं? तो ठंडे पानी में फास्फोरस को रखा जाता है। आयोडीन मत कर देना रे, आयोडीन सबसे चमकीली अधातु होती है, चमकीली अधातु। और सल्फर प्याज व लहसुन में गंध का कारण, प्याज व लहसुन में गंध का कारण बनती है। मैग्नीशियम आपको पता है पर्णहरित क्लोरोफिल के अंदर पाई जाती है। सवाल बनाने वाला चाहिए, हर से सवाल बनेगा। अगर थ्योरी पढ़ा है तो आप हर किसी ऑप्शन से सवाल खुद बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सवाल दोस्तों 2025 और 26, देखो 25 में तो आ गया है, 26 में मैं फिर कह रहा हूं ये सवाल आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में। जब वनस्पति तेल से घी बनाते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे हम, तभी तो हम इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अंधेरे कमरे में रखी हरी पत्ती को लाल रंग के द्वारा प्रदीप्त किया जाता है, मतलब लाल रंग उस पर डाला जाए तो ऐसी स्थिति में पत्ती कैसी दिखेगी? पीला, काली, हरी या लाल? बताओ ऐसे में पत्ती कैसी दिखेगी, ये आपको बताना है जी। बताइए फटाफट से। जी बताइए। देखिए तो दोस्तों आपको मैंने प्रकाश वाले में बताया था कि या तो सूर्य के प्रकाश में या खुद के प्रकाश में देखे तो ही वो वैसी दिखेगी। अगर आप अदर प्रकाश में देखोगे तो वो पत्ती आपको काली नजर आएगी। कैसी दिखेगी? फिर काली दिखेगी, डार्क दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। नेक्स्ट देखो, सही क्रम को पहचानिए। ऐसे सवाल 2025 में छपेंगे, चलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। ये नया तरीका टीसीएस लेगा आपकी बार, और हम पहले ही उस तरीके को ले आते हैं।
डायग्राम वाला मैंने देखो 2025 के एग्जाम से पहले ही ले लिया था और डायग्राम वाले टीसीएस ने अपना लिया। कथन वाला है वो तो थ्योरी से आए थे तो हमारे बच्चों ने आराम से उड़ा दिए थे, अब की बार ये और अपनाएगा। देखो कंठ द्वार, फिर नासा मार्ग, ग्रसनी, श्वास नाल, इसका मतलब श्वसन तंत्र का ये क्रम पूछ रहा है आपसे। कंठ यहां आ गए, नासा यहां आ गए, उल्टा थोड़ी होगा, यहां से यहां थोड़ी जाएगा फिर वापस थोड़ी आएगा, इसका मतलब पहले ये आएगा नासा मार्ग, नासा मार्ग, ये तो ऑप्शन गलत है और ये भी गलत कर दो, नासा मार्ग ठीक है। उसके बाद देखो नासा मार्ग के बाद सीधा फिर आता है ग्रसनी, ग्रसनी आता फिर कंठ द्वार फिर श्वास नाल आएगा, तो यहां पर अपना ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम कर्म सेट बैठ रहा जी, तो बी ऑप्शन सही माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है, जीन, गुणसूत्र, केंद्रक या डीएनए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है आपसे ये। तो देखिए दोस्तों डीएनए जो होता है ना, इसको शरीर की आत्मा के नाम से जानते हैं और मानव का आनुवंशिक पदार्थ है ये कोशिका का नियंत्रक होता है, कोशिका का ये कंट्रोलर होता है, ये ध्यान रखना। गुणसूत्र को प्रजनन की इकाई बोलते हैं और जीन को आनुवंशिकी की सबसे छोटी यूनिट कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन, समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहते हैं, ये लो आवर्त सारणी का सवाल। 17वें नंबर ग्रुप में जो तत्व आते हैं उनको हम क्या कहें, मैं आपको देखो अभी चारों ऑप्शन के बता रहा हूं, 4 सवाल तैयार कर लेना। क्षारीय धातु आती वर्ग नंबर फर्स्ट में, क्षारीय मृदा धातु आती है आपके वर्ग नंबर सेकंड में, अक्रिय गैसें आती हैं वर्ग नंबर 18 में, और वर्ग नंबर 17 में जो तत्व आते हैं उनको हेलोजन, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन है, क्योंकि ये दोस्तों हैलाइड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, सब हैलाइड बनाते हैं। तो हेलोजन कौन से में आएगा, 17वें में, अक्रिय गैसें 18वें में, क्षारीय मृदा धातु एल्कली सॉइल मेटल वर्ग नंबर 2 में, क्षारीय धातु आएगी वर्ग नंबर फर्स्ट में। हम पढ़ते हैं ना, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब बताओ 15 में से आज के सेशन में क्या स्कोर आप लोगों ने किया है। उम्मीद है दोस्तों सब अच्छे से पेपर लगा रहे हैं और तगड़े और धागड़ तरीके से अपने एग्जाम की इस तैयारी में जुटे हुए हैं। लगे रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में और शानदार सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।